प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। देखेंगे कि लोकतंत्र के गुण क्या हैं और लोकतंत्र में क्या दोष पाया जाता है। सबसे पहले हम लोकतंत्र के गुण या पक्ष में तर्कों का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। जैसे कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी कि जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। डायसी ने भी लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार कहा है जिसका शासन जनता द्वारा चलाया जाता है। हर्न्स शाह ने भी अपनी परिभाषा में कहा है, लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथों में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधित मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि नहीं है, अपितु वह सरकार को नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि भी है। तो इस स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है और शासन भी जनता के लिए ही किया जाता है। दूसरा इसका जो महत्व है वो ये है कि इसको कार्यकुशल शासन माना जाता है। कार्यकुशल शासन इसलिए माना जाता है कि लोकतंत्र में सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त रहता है, इसलिए सरकार के द्वारा जो भी नीति, नियम, कानून बनाए जाते हैं उनको आसानी से लागू करना संभव होता है। उसमें किसी प्रकार की बाधा या अड़चन नहीं आती है। तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में उनको त्वरित गति से लागू किया जाता है और जनता का उन निर्णयों, नीतियों के पीछे समर्थन रहता है। तीसरा है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। अगर किसी शासन व्यवस्था में जनता को अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलती हैं तो वह शासन लोकतंत्र ही होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व व्यक्ति होने के नाते होता है, न कि उसका पद, न कि उसकी हैसियत, न कि उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये समानता पर आधारित शासन है और इसमें नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त रहती हैं। चौथा महत्व है इसका सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण का साधन भी माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या संचार की जो आधुनिक साधन हैं उनके माध्यम से जनता को राजनीतिक मसलों पर विचार विनिमय करने का अवसर मिलता है और इस विचार विनिमय की प्रक्रिया में जनता राजनीतिक मामलों में उनकी जानकारी बढ़ती है, समझ बढ़ती है। तो इसलिए इसको सार्वजनिक शिक्षण का साधन माना जाता है, क्योंकि शासन व्यवस्था में जो चुनाव होते हैं तो चुनावों के समय भी प्रत्येक नागरिक, मतदाता है, वो सक्रिय रहता है। वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, मतदाता के रूप में अपने मत को प्रकट करता है। विभिन्न राजनीतिक विषयों पर राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से जनता को राजनीतिक मसलों पर ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको सार्वजनिक शिक्षण का साधन कहा जाता है। C.D. बर्न्स ने लिखा है, सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, परंतु आत्म शिक्षा ही वह सर्वोत्तम स्वशासन है जो लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र में ही स्वशासन का जो अधिकार दिया गया है उससे ही व्यक्ति को सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त होती है। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र को नैतिक शिक्षा का साधन भी माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो नैतिक आदर्शों पर आधारित होती है और इसमें यह अपेक्षा की जाती है
कि नागरिक और सरकार में शामिल जनप्रतिनिधि सदैव ही नैतिक मापदंडों का पालन करेंगे और निर्णय लेते समय, शासन करते समय नैतिकता में विश्वास करेंगे, इसलिए इसको नैतिक शिक्षा का साधन भी माना जाता है। क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना सबसे कम रहती है, क्योंकि यदि कोई शासक वर्ग अत्याचारी है, निकम्मा है, तो उसे हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नियतकालीन जिस समय पर जब चुनाव होते हैं तो जनता बंदूक से नहीं बल्कि मत के द्वारा ऐसी सरकार को अपदस्थ कर सकती है, पद से हटा सकती है। इसलिए इसमें क्रांति से सुरक्षा रहती है, क्रांति की संभावना नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त देशभक्ति की शिक्षा या देश प्रेम की भावना का विकास। अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उसे न तो शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, न ही उसे कोई महत्व दिया जाता है। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत जो मतदाता है वो स्वयं शासन का अपने आप को एक भाग मानता है, एक अंग मानता है, इसलिए उसमें हमेशा देश प्रेम की भावना रहती है। जनता ये सोचती है कि देश में जो भी शासन है वो उसमें उसका हिस्सा है, भाग है, और वो शासन उसके अपने हित के लिए बना है। इसलिए देश के सामने जब भी कोई संकट समस्या आती है तो सभी लोग एकजुट होकर उस संकट या समस्या का सामना करते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र में देशभक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है। कला, साहित्य, संस्कृति में विज्ञान की प्रगति में सहायक। ये माना जाता है कि कला, साहित्य, संस्कृति में विज्ञान की प्रगति एक स्वतंत्र वातावरण में हो सकती है, और ऐसे स्वतंत्र वातावरण को उपलब्ध कराने का कार्य लोकतंत्र में ही संभव है। इसलिए जो विशिष्ट कला है, साहित्य है, संस्कृति है, विज्ञान है, उसका विकास जितना लोकतंत्र में होता है अन्य किसी शासन प्रणाली में नहीं होता है। संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधान पर आधारित शासन होता है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधानवाद के प्रति आम जनता में आस्था और विश्वास होता है। तो इससे संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ होती हैं और जनता का उनमें विश्वास बना रहता है। शासन की शक्तियों का पृथक्करण। ये माना जाता है कि जब शासन सत्ता या शासन के जो अंग हैं या शासन की शक्ति है उसका केंद्रीकरण तानाशाही को बढ़ावा देता है, जबकि जो लोकतंत्र है वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसमें शासन शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में शासन के 3 अलग अलग अंग होते हैं, और इन तीनों के पदाधिकारी अलग अलग होते हैं, उनकी नियुक्ति अलग अलग होती है, और एक दूसरे पर वो चेक और बैलेंस लगाने का कार्य करते हैं। तो शक्तियों का केंद्रीकरण न होने से या शक्तियों का केंद्रीकरण इसमें नहीं पाया जाता है। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र को शक्तिशाली शासन व्यवस्था भी माना जाता है। शक्तिशाली होने के पीछे आधार क्या है कि इस शासन व्यवस्था में जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त रहता है। अतः सरकार के द्वारा जो भी कोई निर्णय लिया जाता है उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, और देश के सामने जब भी कोई संकट या समस्या आती है तो उसमें जनता का बहुमत या जनता का समर्थन उस सरकार को प्राप्त होने की वजह से उस संकट का आसानी से सामना किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से ये शक्तिशाली शासन व्यवस्था मानी जाती है। विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर आधारित शासन है, क्योंकि विश्व सद्भावना में विश्वास करती है, साम्राज्यवाद का विरोध करती है और प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करती है। हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी युद्ध होते हैं उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति मुख्य होती है।
लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसमें साम्राज्यवाद की भावना नहीं पाई जाती है, इसलिए ये विश्व शांति की समर्थक शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो ये गुण हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में कुछ दोष पाए जाते हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। जो दोष बताए जाते हैं उनमें पहला दोष अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा जाता है और इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी लोग चुने जाते हैं वे बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं, न कि उनकी विशेषज्ञता या योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो इसके लिए उसको विशिष्ट योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है, जबकि चिकित्सा मंत्री होने के लिए किसी डॉक्टरी उपाधि की उसे ज़रूरत नहीं है। कोई सामान्य पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति भी चिकित्सा मंत्री बन सकता है, वित्त मंत्री बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसको अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा जाता है। लेकिन इसी आधार पर इसकी आलोचना करते हुए कहा है, लोकतंत्र सबसे अधिक गरीब, अधिक अज्ञानी और सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासन है, जिनकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होती है। दूसरी आलोचना की जाती है कि जनता का शासन भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र को जनता का शासन कहना भ्रम है। आलोचकों का मत है कि जिसे हम जनता का शासन कहते हैं वो वास्तव में जनता का शासन नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट वर्ग का शासन होता है, और वो विशिष्ट वर्ग ही, जिसे अभिजन वर्ग कहा जाता है, शासन सत्ता में बारी बारी से चुना जाता है, क्योंकि आम जनता के पास न तो इतना धन होता है, न इतनी शक्ति होती है, न इतने संसाधन होते हैं कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकें और प्रतिस्पर्धी राजनीति में अपना मुकाम बना सकें। इसके अतिरिक्त एक आलोचना ये की जाती है कि शैक्षणिक महत्व का दावा भी भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण का माध्यम मानते हुए इसका महत्व बताया गया है, लेकिन आलोचकों का मत है कि इससे सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है उससे आम जनता को सही निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के तरीके राजनीतिक दलों के द्वारा अपनाए जाते हैं, झूठा प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इस तरह से सामान्य व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है। सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय करना उसके लिए बड़ा ही दुविधापूर्ण होता है। चौथी आलोचना इसकी की जाती है, लोकतांत्रिक समानता व स्वतंत्रता की धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र को समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन कहा जाता है, परंतु आलोचकों का मत है कि ये समानता केवल सतही या ऊपरी है, क्योंकि लोकतंत्र में आर्थिक समानता नहीं होती है, और जब तक आर्थिक समानता, आर्थिक आधार पर भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच की भावना रहेगी, तो गरीब व्यक्ति के लिए न तो मत का मूल्य है, न ही कोई स्वतंत्रता का मूल्य है। तो इस तरह से ये एक दिखावा है, भ्रम की स्थिति है। पांचवी आलोचना ये की जाती है कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र में जो शासन का संचालन है, चाहे सरकार का निर्माण हो, गठन हो या संचालन हो, उस दलीय आधार पर होते हैं, और हम देखते हैं कि दलीय शासन व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। दलों के द्वारा जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, पेशेवर राजनीति का जिस तरह से विकास हुआ है, उससे देखकर आम जनता खिन्न भिन्न हो जाती है। आम जनता को बड़ा ही निराशा की भावना उसमें पैदा होती है, क्योंकि धर्म, जाति,
और अन्य बहुत सारे तरीक़ों से धन प्रलोभन के आधार पर जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हुए उसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन आलोचकों का कथन है कि ये अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। और अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कहने के पीछे इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो एक बार सरकार चुनी जाती है वो निर्धारित समय तक सत्ता में बनी रहती है, और इस अवधि में यदि उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जनता नियत समय से पहले उसको बदल सके। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है इसमें, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है, बहुत अधिक समय लगता है। तो समय और धन की दृष्टि से ये खर्चीली शासन प्रणाली मानी जाती है, और गरीब देशों के लिए विकास कार्य पीछे छूट जाते हैं, और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का में सरकार बनाने के लिए, चुनावों का संचालन करने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च की जाती है। भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र को भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शासन व्यवस्था भी माना जाता है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में चुनावों के समय करोड़ों रुपए खर्च आते हैं, और ऐसी स्थिति में जो जनप्रतिनिधि है वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना ये खर्च निकालेगा और आगामी चुनावों की व्यवस्था भी करेगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ने की इसमें संभावना रहती है। कला साहित्य संस्कृति का पतन होता है, क्योंकि लोकतंत्र में कला साहित्य संस्कृति को विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कला साहित्य संस्कृति एक विशेष संरक्षण में पनपती है, और इसमें विशेष संरक्षण प्राप्त न होने की वजह से उसका पतन होता है। लोकतंत्र की आलोचना एक आधार पर की जाती है कि इसमें बहुमत की तानाशाही संभव है। लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, और उन्हें अल्पमत पर लागू किया जाता है। तो यदि हम 51% लोग जो होते हैं वो मनमाने ढंग से शासन का संचालन कर सकते हैं, उनकी इस मनमानी पर अंकुश लगाने वाला कोई साधन या उपाय नहीं है। मतदाताओं की उदासीनता। हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो मतदाता हैं उनका चुनावों में जो भागीदारी है वो बहुत कम है। भारत जैसे देशों में 60% के आसपास चुनाव में मत डाले जाते हैं, तो जो भी सरकार बनी जाती है वो 60% मतदाताओं का ही प्रतिनिधित्व करती है, और उस 60% मतदाताओं में भी बहुमत प्राप्त करने वाला की संख्या 10 या 15% के आसपास या 20% के आसपास रहती है, क्योंकि 60% मतदाताओं के मत विभिन्न उम्मीदवारों को बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मतदाताओं की उदासीनता रहती है, और इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र में जनता का जो शासन है वो कल्पना पूरी नहीं हो पाती है। संकटकालीन की दृष्टि से अनुपयुक्त शासन कहा जाता है। संकट काल का सामना करने के लिए शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इस वजह से संकट काल की दृष्टि से यह अनुपयुक्त शासन व्यवस्था मानी जाती है। लोकतंत्र विश्व शांति भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में ये कहना कि इससे विश्व में शांति सुरक्षा रहती है वो भ्रम की स्थिति है। हम देखते हैं कि जितने भी जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं जिनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उन्होंने साम्राज्यवादी भावना उनमें पाई गई है, और इस तरह से विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा किया है।